हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जिनजिन को दिखाया जाता है, जो साओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी है और वो किसी से बचकर भाग रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर रेनरेन आती है और वो उसे मारना चाहती है और उसके साथ साओ ग्रुप के डेप्यूटी मैनेजर लू सीजी भी मिला हुआ है। रेनरेन उसे कहती है, तुम साओ फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हो ना, और अब से साओ कंपनी एक नैनी के डॉटर के हाथों में होगा, और बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और अब तुम भी मरने वाली हो, कहकर उसे कोई मेडिसिन पिला देते हैं। उसके बाद रेनरेन लूसी जी से कहती है, इसके मरने के बाद साओ फैमिली हमारा हो जाएगा और फिर इस बेबी को बर्थ देने के बाद ये फैमिली भी हमारा हो जाएगा। लूसी जी कहता है, पेतिंग ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि उसकी वाइफ के बेली में जो बच्चा है वो मेरा है। अब ये पेतिंग कौन है वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। उस मेडिसिन की वजह से जिनजिन मरने वाली थी और वो सोचती है मैं तुम लोगों से इसका बदला तो लेकर रहूंगी, सोचकर वो मर जाती है। तभी लाइफ उसे दूसरा मौका देती है और वो पास्ट में चली जाती है, जब वो साओ फैमिली में पहली बार आई थी। थोड़ा टाइम लगता है उसे सब कुछ समझने में कि उसका रिवर्थ हुआ है, और वो उस टाइम पर पहुंच गई है जब वो कंट्री साइड से पहली बार साओ फैमिली में आई थी। जिनजिन जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसकी मॉम उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली तुम घर वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर रेनरेन आ जाती है और वो उसे बहुत अच्छे से बात करने लगती है। उसे देखकर जिनजिन सोचने लगती है कि रेनरेन ने पास्ट लाइफ में उसके साथ क्या किया था, और सोचती है अब तो तुम कैसी भी हो जाओ मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लूंगी। उसके डैड रेनरेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे सिस्टर के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखा है, तो तुम उसे ले जाकर रेडी करवा दो। रेनरेन मान जाती है और कहती है, मैंने सिस्टर के लिए पहले से ही प्रिपरेशन करके रखा है। और ये सब कुछ साओ फैमिली की एक नैनी छुपकर देख रही थी, और ये कोई और नहीं बल्कि रेनरेन की बायोलॉजिकल मदर है। ऐसे में रेनरेन साओ फैमिली की डॉटर कैसे बनी वो तो हमें अभी क्लियर नहीं किया गया। नेक्स्ट सीन में रेनरेन जिजिन को रेडी कर रही थी और उसे बहुत सारा ज्वेलरी पहना दिया था और कहती है, डोंट वरी, तुम इसी तरीके से अपनी वेल्दी शो कर सकती हो। तभी जिनजिन याद करने लगती है पास्ट लाइफ में जब वो ऐसे रेडी होकर पार्टी में गई थी तो सब लोग उस पर हंस रहे थे और उसकी इंसल्ट किया था कि जब ये रेनरेन की साइड में खड़ी होती है तो ये पंपकिन की तरह दिखती है। यही तो डिफरेंस होता है कंट्री साइड में राइस होने का और साओ फैमिली में राइस होने का। और खुद रेनरेन ने भी उसकी इंसल्ट की थी कि तुम्हें सारे ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए था। ये सब याद करके वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसकी बातों में आ गई और वो और ज्वेलरी मांगती है पहनने के लिए। तो वो खुश होकर बताती है कि यही पर ज्वेलरी है, तुम अपने चॉइस से पहन लो, कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जिनजिन सोचती है, मुझे लाइफ ने दोबारा मौका दिया है तो मुझे एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो दोबारा से रेडी होने लगती है और जब वो रेडी होकर आती है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। रेनरेन जब देखती है कि वो इतनी अच्छे से रेडी होकर आई है तो वो गुस्से में उसके पास जा रही थी, पर जैसे ही जिनजिन साइट होती है तो वो गिर जाती है और जिनजिन को ब्लेम करने लगती है कि उसने ये जानबूझकर किया। तो जिनजिन कहने लगती है, मुझे लगता है कि सिस्टर रेनरेन ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारा घर है। और वो रेनरेन पर चिल्लाते हैं और अपने सिस्टर से माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर वो माफी मांगने से मना कर रही थी तो डैड उस पर चिल्लाने वाले थे। तो जिनजिन उन्हें रोकती है और सबके सामने आकर रेनरेन को इग्नोर करने के लिए कहती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उन सारे गेस्ट में हमारा मेल लीड भी होता है जिसका नाम ये पेतिंग है, और ये वही है जिसके बारे में पास्ट लाइफ में रेनरेन बात कर रही थी। और पेतिंग ये फैमिली का हायर है। वो जिनजिन को देख रहा था और वो जैसे ही सबसे मिलने के बाद साइट में जाती है तो पेतिंग भी उसके पीछे जाता है और कहता है, तो तुम हो साओ जिनजिन, तुम बहुत ही गॉर्जियस हो, और बताता है कि मैंने देखा था तुमने उसे हिट किया था। तो वो भी कहती है, तो ठीक है, तुम पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दो, कहकर वहाँ से चली जाती है। पर पेतिंग स्माइल करने लगता है। उसके बाद जिनजिन अपने डैड के साथ सभी गेस्ट से अच्छे से मिल रही थी। ये सब देखकर रेनरेन अपने मॉम से कहने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल साओ फैमिली उसका हो जाएगा। तो उसकी मॉम कहती है, मौका देखकर मैंने साओ फैमिली की डॉटर को बदलने में कामयाब हो गई थी, फिर भी वो यहाँ वापस आ गई। रेनरेन अपनी मॉम को कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर जिनजिन के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उसे बर्बाद करना है। नेक्स्ट डे जिनजिन अच्छे से रेडी होकर साओ ग्रुप में जाती है। वहाँ पर मैनेजर लू सीजी उसका वेलकम करने के लिए खड़ा था और वो खुद का इंट्रोडक्शन देकर उसे हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर जिनजिन पास्ट लाइफ की बातें याद करती है कि उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था और वो उससे हैंडशेक नहीं करती और कहती है, तुम इतना वर्दी नहीं हो कि मेरा हाथ होल्ड कर सको। और उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि 5 मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होने वाला है।
नेक्स्ट सीन में रैन लू सीजी के साथ होती है और वो कुछ फोटोज वगैरह की बात कर रहे थे कि सभी फोटोज रेडी हैं, बस राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं। और उनकी ये सारी बातें जिनजिन भी सुन लेती है और वो पास्ट की बातें याद करने लगती है कि जब वो पहली बार कंपनी में आई थी तभी किसी ने उसके कुछ फोटोज अपलोड कर दिया था जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई थी। जिनजिन कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फोटोज वगैरह उस कपल ने अपलोड की होगी और वो उनको सबक सिखाने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद रैन जिनजिन की फोटोज वगैरह अपलोड करती है और कहती है अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे बचती हो। पर नेक्स्ट डे इसका उल्टा ही हो जाता है, जिनजिन के बदले रैन का फोटो अपलोड हो गया होता है। ये देखकर रैन गुस्सा कर रही थी और वो लू सीजी को कहती है कि जरूर ये सब कुछ उस जिनजिन ने किया होगा, अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है डोंट वरी, जिसने भी ये सब कुछ अपलोड किया है उनके सारे अकाउंट्स ओवरसीज का शो कर रहा है तो हमें कोई नहीं ढूंढेगा। उसके बाद जिनजिन को उसकी मॉम कॉल करके कहती है मैंने तुम्हें लाने के लिए ड्राइवर भेजा है, तुम जल्दी से उसके साथ आ जाओ, कुछ जरूरी काम है। नेक्स्ट दिन में उसकी मॉम उसे शॉपिंग करने लेकर गई थी और उसे बताती है कि ये फैमिली एक चैरिटी डिनर पार्टी अरेंज करने वाली है तो तुम उसके लिए अपने लिए ड्रेस ले लो। तभी उसे पास्ट लाइफ की बातें याद आती है, वहाँ भी रैन ने अच्छा परफॉर्मेंस करके सबकी नजरों में अच्छी बन गई थी और जिनजिन वहाँ भी ह्यूमिलेट हुई थी। ये सब याद करके वो कहती है कि मुझे कंपनी में कुछ जरूरी काम है कहकर वहाँ से जा रही थी, पर उसकी मॉम उसे ये कहकर रोक लेती है कि उससे इम्पोर्टेंट ये है। तभी वहाँ पर रैन अपना कॉस्ट्यूम पहन कर आती है और कहती है ये कैसा लग रहा है और पूछती है क्या सिस्टर जिनजिन भी जाने वाली है। तो मॉम कहती है मैं तो चाहती हूँ कि साओ फैमिली की दोनों डॉटर वहाँ पर जाएं। ये सुनते ही रैन जिनजिन का इंसल्ट करने लगती है कि ऐसे पुअर अपीयरेंस में जाओगी। तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है और कहती है तुम तो स्वान की तरह दिख रही हो। रैन गुस्से में कहती है ये तुम क्या कह रही हो, ये मेरा डांस परफॉर्मेंस कॉस्ट्यूम है। तभी मॉम उसे बताती है कि चैरिटी डिनर पार्टी में टैलेंट शो भी होने वाला है और उसमें रैन डांस परफॉर्मेंस करेगी। मुझे डर है अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगी तो तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। और पूछती है क्या तुम वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली हो, तो वो मना करते हुए वहाँ से चली जाती है कि मुझे किसी शो में पार्टिसिपेट नहीं करना। मॉम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर रैन कहती है सिस्टर अपने ज्यादा अटेंशन वर्क को देती है तो उसे जाने दो और वो उसे हेल्प करने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनजिन परेशान हो रही थी कि डिनर पार्टी में सारे बिजनेस पार्टनर्स होंगे, अगर मैं ऐसे ही छुपती रही तो फ्यूचर में बिजनेस कैसे करूंगी। और मिरर में खुद को देखकर कहती है मैं दो लाइफ जी चुकी हूँ, क्या मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। दूसरी साइड रैन को पता है कि जिनजिन शो में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, फिर भी वो मिसेस सी को कॉल करके बताती है कि जिनजिन ने आपके लिए एक शो प्रिपेयर किया है, आपको सरप्राइज देने वाली है और वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से प्रिपेयर कर रही है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता। वो ये सब कुछ जिनजिन को ह्यूमिलेट करने के लिए कर रही थी। वही जब जिनजिन आ रही थी तो उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ता है और पोस्टर को देखकर उसे शो के लिए कुछ आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने मॉम के पास जाती है और पूछती है कि पार्टी में मैं कैलीग्राफी करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो वो मान जाती है कि ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, मैं उसके लिए सारा अरेंजमेंट कर दूंगी और कहती है तुम तो हर चीज में टैलेंटेड हो। और फिर जिनजिन अपनी मॉम को रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी मॉम उसे रोक कर एक ब्रेसलेट देती है और बताती है कि ये मेरी मॉम ने मुझे डाउरी के तौर पर दिया था और उसे इस ब्रेसलेट को पार्टी में पहनने के लिए कहती है क्योंकि ये उसे सूट करेगा। पहले तो जिनजिन नहीं मान रही थी पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती पकड़ा देती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन चैरिटी पार्टी का दिखा जाता है जहाँ साओ फैमिली और ये फैमिली एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बच्चों की तारीफ कर रहे थे। और फिर मिसेस सी जिनजिन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो मॉम बताती है जब वो वर्क करती है तो उसे टाइम का पता ही नहीं चलता, वो बस आती ही होगी। इतने में जिनजिन वहाँ आ जाती है और वो सभी से माफी मांगती है कि मेरी वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा और खुद का इंट्रोडक्शन देती है कि वो जिनजिन है। उसके बाद शो स्टार्ट होता है और रैन अपना डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से देती है। उसके बाद जिनजिन की बारी आती है। रैन को तो लग रहा था कि अब उसके इंसल्ट होने वाला है, पर जिनजिन कॉन्फिडेंटली जाकर अपना कैलीग्राफी करने लगती है और इसी तरीके से मिसेस सी को बर्थडे विश करती है और सोचने लगती है वो अपना ट्यूशन फीस पे करने के लिए हर स्प्रिंग फेस्टिवल में ऐसे ही कैलीग्राफी करके मार्केट में सेल किया करती थी। उसके इस हार्डवर्क और प्रैक्टिस ने न सिर्फ उसके ट्यूशन फीस पे करने में हेल्प की थी बल्कि आज ऐसे सिचुएशन में उसे टैलेंट के तौर पर यूज कर पा रही है। ये सब कुछ देखकर मिसेस सी तो खुश हो जाती है और सोचने लगती है जरूर जिनजिन पेंटिंग में इंटरेस्टेड होगी, इसलिए तो वो मुझे खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। उसके बाद जिनजिन मिसेस ई को बर्थडे गिफ्ट देती है जिससे वो खुश होकर उससे अच्छे से बात करती है और फिर जिनजिन की मॉम से कहती है तुम्हें याद है ना हम दोनों फैमिली के बीच वेडिंग की बात हुई थी। वो कहती है ऑफ कोर्स मुझे याद है। तो वो कहती है अब सब बड़े हो गए हैं तो हमें सब कुछ सेटल कर देना चाहिए कहकर वो इस पार्टी का अपॉर्चुनिटी उठाते हुए पेटिंग और जिनजिन की वेडिंग के अनाउंसमेंट कर देती है, जिसे सुनकर रैन के साथ वो दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। और जिनजिन सोचती है क्या मैं अपने ब्रदर इन लॉ से मैरिज करूंगी, ये सब क्या हो रहा है, मेरी और पेटिंग की एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो गई। और जैसे ही रैन जिनजिन
को अकेला पाती है तो वो गुस्से में उसे हिट करने वाली थी कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम इसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। रन कहती है वो मैं हूँ जिसकी मैरिज ये फैमिली में होगी। बचपन में मैंने पेतिंग की लाइफ सेव किया था जिसके फेवर में वो मुझसे मैरिज करने वाला है। तो वो कहती है साउ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर कौन है कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर पेतिंग आता है, उसे देखकर रन कहने लगती है बचपन में तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया था, अब अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं क्या करूंगी। इतने में जिंजिन भी कहने लगती है अगर तुम मेरे सिस्टर से मैरिज करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी कहकर वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंजिन खुद की फोटो एडिटिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी और फिर वो जल्दी से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती है और कहती है अभी भी मेरे पास एक चीज है जिसे मैंने यूज नहीं किया, और ये पोस्ट रैन भी देख लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में एक एम्प्लॉय कहती है मैंने सुना है कि जिंजिन को मिस्टर साओ और उनकी वाइफ कंट्री साइड से लेकर आए हैं। दूसरी वाली कहती है ऐसा नहीं है, वो रैन ही साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। वो कितनी लकी है कि वो साओ फैमिली में बर्न नहीं होने के बावजूद भी वहाँ की डॉटर बन गई, और मिस्टर साओ और उनकी वाइफ भी उसके साथ बहुत अच्छे हैं। और फिर रैन की बुराई करने लगते हैं कि उसी ने ही जिंजिन की फोटोज वगैरह एडिट करके अपलोड किया था ताकि उसे बदनाम कर सके। रैन भी ये सब कुछ सुन लेती है और वो गुस्से में जिंजिन के पास जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो पूछती है मैंने क्या किया। रैन कहती है ये तुम मुझसे पूछ रही हो यही कि मैं साओ फैमिली की डॉटर नहीं हूँ। जिंजिन कहती है तो तुम ये प्रूव करना चाहती हो कि तुम साओ फैमिली की डॉटर हो तो जाकर जेनेटिक टेस्ट करवा लो। ये सुनते ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर वो रोक लेती है। वो मैं हूँ जिसके फोटोज हैक हुए थे, मैं भी एक विक्टिम हूँ, तो तुम यहाँ आकर वाइल्ड हरकतें मत करो। रैन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सारा न्यूज मिस्टर साओ को भी पता चल जाता है और वो किसी को कॉल करके वहाँ के हालचाल के बारे में पूछता है। तो मिस्टर साओ को जल्दी से घर आने के लिए कहता है क्योंकि सेकंड यंग लेडी बहुत रो रही है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ रैन के पास उसे समझाने के लिए आए थे, तो पूछती है कि क्या वो लोग जो बोल रहे हैं वो सच है। तो वो कहता है मैं और तुमसे सच नहीं छुपा सकता, और बताता है कि तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, और कहता है भले ही हम ब्लड रिलेटेड नहीं है पर तुम हमेशा हमारी डॉटर रहोगी। पर वो कुछ नहीं समझ रही थी और रोए जा रही थी, तो मिस्टर साओ वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसकी रियल मॉम आती है, तो वो उसे हक करके रोने लगती है और कहती है आपने कहा था कि अगर जिंजिन नहीं होती तो मैं साओ फैमिली की एक लौती डॉटर होती। वो कहती है सही कहा तुमने, मुझे उसे खुद मारना चाहिए था। और फिर रैन कहती है क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जिंजिन की सिस्टर बन के रहूं। वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम नहीं देख रही हो कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक रिच लेडी हो। और फिर उसे समझाने लगती है कि जिंजिन साओ फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, भले ही अब तुम दोनों इक्वल हो पर जब टाइम बीतता जाएगा और फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिवाइड करने का टाइम आएगा तो साओ फैमिली किसे फेवर करेंगे। पर रैन कहती है मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही वो गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम तो यंग लेडी बनकर एंजॉय कर रही हो और अपने रियल मॉम के लिए कोई कंसर्न नहीं है कि वो किसी के घर पर नैनी बनकर काम कर रही है। तुम जिंजिन से छुटकारा पाने के लिए कुछ मत करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने दिन तक यंग लेडी बनी रहती हो कहकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते कहती है कि तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ जिंजिन से रैन के बारे में बात कर रहे थे और उसके फेवर में बात करते हैं। तो वो कहती है रैन ने मेरी फोटोज लीक की थी और किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मैंने खुद ही उसे हैंडल किया। मिस्टर सैन कहते हैं क्या इसका कोई एविडेंस है। तो वो एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि देखिए आपकी ब्यूटीफुल डॉटर ने क्या किया। फिर भी वो कहते हैं कि तुम ये सब कुछ अपने मॉम डैड पर छोड़ दो, हम इसे हैंडल कर लेंगे। ये सुनकर जिंजिन थोड़ा सैड हो जाती है और कहने लगती है आपने सही कहा, आप तीनों की एक फैमिली है, मैं ही एक आउटसाइडर हूँ। और फिर वो बताती है कि बचपन से ही उसे बच्चे बुली किया करते थे और जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं तो वो दो जॉब करने लगी ताकि उनके काइंडनेस को रिपे कर सके। और अब जब मैं साउथ फैमिली में आई तब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो डैड उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि इतने सालों से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, इस बार रैन की ही गलती है, पर तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर हो और फ्यूचर में साउथ फैमिली की प्रॉपर्टीज की हायर हो तुम। और ये सारी बातें रैन ने भी सुन ली थी और वो कहती है मॉम ने सही कहा था, अब देखो जिंजिन में क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में पेतिंग को देखते हैं जो पियानो बजा रहा था और वो जिंजिन के बारे में ही सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जिंजिन को लाइक करने लगा है। दूसरी साइड जिंजिन पेतिंग की ही प्रोफाइल देख रही थी और वो कहती है देखने में तो अच्छा है पर थोड़ा बैड पर्सनालिटी है और मम्मास बॉय है। और वो पास्ट लाइफ की बात याद करती है कि पास्ट लाइफ में रैन और पेतिंग की मैरिज हुई थी और उनकी एक बेबी भी होने वाला था और वो मैरिज करके साउथ फैमिली से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो मैरिज नहीं करने का डिसाइड करती है। और ये बात जब उसके डैड को पता चलती है तो वो गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं ना चाहते हुए भी तुम्हें ये मैरिज करना पड़ेगा। ये फैमिली साउथ फैमिली में मैरिज करना चाहता है तो वो कहती है साउथ फैमिली में मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, रैन भी है, उसकी मैरिज करवा दो
हो तो सब हैप्पी हो जाएंगे। डैड गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता है रन की क्या लाइफ स्टोरी है। मॉम जिन को समझाने लगती है कि पेटिंग बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। फिर भी वो मना कर देती है और कहती है कि मैं लाइफ में कभी भी मैरिज नहीं करूंगी कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी टेंशन की वजह से उसके डैड की तबीयत खराब होने लगती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर चेक करके बताता है कि ज्यादा गुस्से की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तो जिन पूछती है मेरे डैड तो हेल्दी हैं, तो फिर अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। डॉक्टर बताता है उनकी पुरानी हार्ट प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हुआ कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड को होश आता है और वो जिन को बताते हैं कि साव ग्रुप पहले जैसा स्टेबल नहीं रहा, अगर वो ये फैमिली में मैरिज करती है तभी उनकी कंपनी स्टेबल होगा। ये सारी प्रॉब्लम सुनकर वो मैरिज के लिए मान जाती है। तभी वो नैनी मिस्टर साव के लिए सूप लेकर आती है और बताती है कि ये उसकी ब्लड प्रेशर के लिए सही रहेगा। पर जिन को कुछ डाउट होता है और वो उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि डैड ने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया तो जाकर लेकर आओ। वो जैसे ही वहाँ से जाती है जिन उस सूप को एक बोतल में पैक कर लेती है और सोचने लगती है कि पास्ट लाइफ में उसकी डेथ ऐसी ही दिखने वाली एक मेडिसिन से हुई थी और उसकी पेरेंट्स की डेथ भी सडन इलनेस की वजह से हुई थी। और वो जैसे ही रूम से बाहर आती है तो वो नैनी भी आ जाती है। जिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने कहा उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो उनके लिए कुछ और लेकर आओ। और फिर वो उस सूप को टेस्ट करने के लिए लेकर जाती है और अपने डैड की मेडिसिन भी। तो उसे पता चलता है कि वो पॉइजनस है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस सी जिन को कॉल करके डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो बताती है कि मैरिज की बात डिस्कस करनी है, मैंने पहले तुम्हारे ओपिनियन नहीं पूछा था, इस बार हम अच्छे से बात करेंगे। तो वो अपने डैड के बारे में सोचकर हाँ कह देती है और फिर मिसेस सी कहती है मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, तुम आ जाना। वो जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचकर मिसेस सी को कॉल करती है तो वो कहती है मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है तो तुम वहाँ मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो वो अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर पेटिंग है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो मुझे आंटी ने बुलाया था। और वो फिर से मिसेस सी को कॉल करके पूछती है कि आपको कितना टाइम लगेगा। वो कहती है मैंने वेटर को बोल दिया है, वो तुम्हें फूड सर्व कर देगा, मैं बस आ ही रही हूँ। और फिर उसे मजबूरन पेटिंग के साथ डिनर करना पड़ता है। तो वो कहता है तुम अपना ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि तुम ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मुझसे मैरिज करने के लिए कर रही हो। जिन शॉक्ड होकर कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ प्लानिंग करने की। जिन लाइट ऑन करके कहती है मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम रन से मैरिज कर सकते हो। तो वो कहता है मैं उससे प्यार नहीं करता। जिन पूछती है क्या उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। पेटिंग बताता है कि उसने बस मुझे पानी से बाहर निकाला था, इसलिए मैंने उसे उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया था। वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। पेटिंग कहता है और नहीं तो क्या, इसलिए तो तुमने रन के साथ ये सब कुछ किया। जिन क्लियर करती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें रन की फोटोज पर बिलीव करना चाहिए। और वैसे भी मैं इस मैरिज के लिए इसलिए मानी क्योंकि मेरे डैड की तबीयत खराब है, हम दोनों की एंगेजमेंट बस एक एग्रीमेंट है, तो हम दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए कहकर वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते कहती है अगर तुम रन से मैरिज करना चाहते हो तो अपने लिए फाइट करो और ऐसे दूसरों को ब्लेम मत करो कहकर उसे मम्मस बॉय कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पेटिंग सोचता है क्या मैं इसे गलत समझ रहा था और वो उसे इंटरेस्टिंग लगती है। नेक्स्ट सीन में जिन उसके डैड के साथ होती है तो वो पूछते हैं तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम पेटिंग के साथ डिनर पर गई थी, तो बताओ सब कुछ कैसा रहा। तो वो कहती है अच्छा ही था। वो पूछते हैं कहीं मॉम और डैड ने तुम्हारे लिए लड़का चूज करने में मिस्टेक तो नहीं कर दी। पर जिन इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी और वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है और कहती है आप तो कितना गुस्सा करते हैं, मैं तो डर ही गई थी। डैड कहते हैं अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा माइंड ऐसे चेंज होने वाला है तो मैं 1000 बार ब्लड वोमिटिंग करने के लिए रेडी हूँ। पर वो मना करते हुए कहती है कि आप ऐसी बात मत कीजिए, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी वहाँ पर नैनी मेडिसिन लेकर आती है उसके डैड को देने के लिए। तभी जिन उसके पास जाकर जानबूझकर पानी का ग्लास उठाने के बहाने गिरा देती है और डांटने लगती है कि ये पानी कितना गर्म था, तुम कितनी केयरलेस हो गई हो कहकर उसे घर के कामों से ट्रांसफर करके गार्डनिंग का काम करने के लिए कह देती है। उसके बाद डैड कहते हैं तुम्हारे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था, वो इस शहर में आने वाले हैं और वो तुम्हें मिस कर रहे थे, इसलिए जब तक वो यहाँ रहेंगे तुम उनसे मिलने चले जाना। ये सुनते ही जिन खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने एडॉप्टेड मॉम को कॉल करके पूछती है कि क्या आप आने वाले हो, जब आप यहाँ आओगे तो मुझे कॉल करना, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगी। तो वो पूछती है तुम साउथ फैमिली में ठीक तो हो ना। जिन कहती है मैं ठीक हूँ और वो अपने होम टाउन के बारे में पूछती है। तो बताती है कि हमारे हाउस को रेनोवेट किया है और तुम्हारे रूम को भी, जब तुम अपने रूम को देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जिन कहती है मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी। वो कहती है अगर तुम ऐसा करोगी तो कहीं मिस्टर साओ और मिसेस साओ अनहैप्पी ना हो जाएं। जिन समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं। और फिर वो कुछ काम है कहकर फोन कट कर देती है। और फिर जिन सोचने लगती है प्रीवियस लाइफ में उस इंसिडेंट के बाद मैं फिर से आप लोगों से मिल पाऊंगी। नेक्स्ट
सीन में रेलन अपने मॉम से मिलने गई थी और साइड पर ले जाकर कहती है, जब से आपका गार्डनिंग वर्क पर ट्रांसफर हुआ है हम अच्छे से मिल भी नहीं पा रहे हैं। और कहने लगती है, आपने पहले जो प्लान बनाया था वो अच्छा था, तो अब बताइए कि हम क्या करेंगे। ये सुनते ही उसकी मॉम खुश हो जाती है और फिर रेलन बताती है कि उसके कंट्री साइड के पेरेंट्स उससे मिलने आ रहे हैं और उसे खुश देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब वो वेजिटेबल सेल करने वाले पेरेंट्स। रेलन कहती है, हाँ वही पुअर पीपल। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ साउ फैमिली की वेल्थ को देख कर आ रहे हैं और वो एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो उसकी मॉम खुश होकर कहने लगती है कि ठीक है, हम उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट सीन में जिंजिन स्ट्रीट साइड के एक ज्वेलरी शॉप में जाती है और उसे वहाँ जाते हुए पेटिंग का एक फ्रेंड देख लेता है और वो उसे कॉल करके सब कुछ बता देता है और कहता है, मुझे लगता है कि साउ फैमिली उसे लाइक नहीं करते, शायद इसलिए वो अकेले ही अपने वेडिंग के लिए ज्वेलरी बाय करने आई है, वो भी स्ट्रीट साइड पर। तो वो उसे जिंजिन को फॉलो करने के लिए कहता है। दूसरी साइड जैसे ही जिंजिन शॉप में जाती है उसे याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में रन और उसकी मॉम ने जिंजिन को फ्रेम किया था कि वो साउ फैमिली की कीमती चीजें ले जाकर सेल करती है और वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, पर वो ये प्रूव नहीं कर पाई थी कि उसे फ्रेम किया जा रहा है और उसके डैड ने भी उसे गलत समझा था और उसे कहा था कि तुम हमें एम्बैरेस कर रही हो। पर इस बार वो डिसाइड करती है कि ऐसा नहीं होने देगी और वो शॉप को अच्छी तरह देखकर वहाँ से चली जाती है। पेटिंग का फ्रेंड उसे कॉल करके सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा था, तभी जिंजिन उसके पीछे आ जाती है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और डर के मारे उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जिंजिन जैसे ही फोन उठाने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो पेटिंग से बात कर रहा था। तो वो उसे डांटने लगती है कि इसका मतलब पेटिंग ने तुम्हें मुझे फॉलो करने के लिए भेजा है। तभी उस शॉप का ओनर आ जाता है और वो पेटिंग के फ्रेंड से अच्छे से बात करने लगता है और उनकी बातों से जिंजिन को पता चलता है कि ये शॉप पेटिंग का है और सोचने लगती है क्या उसने रेनन का साथ दिया था और कहती है, क्या ये शॉप ये फैमिली का है। तभी वहाँ पर पेटिंग आता है और उसे बताता है कि ये फैमिली का नहीं है बल्कि मेरा खुद का है। जिंजिन कहती है, तो तुमने ऐसे एक पुअर शॉप ओपन किया है। वो बताता है कि ये पूरा स्ट्रीट उसी का है। ये सुनकर वो कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से जाने लगती है और उन दोनों को ऐसे देखकर वो दोनों खुश हो रहे थे। पेटिंग उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हारे साउ फैमिली में बेड टाइम चल रहा है। और वो कहती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो वो कहता है, अगर तुम्हें पैसों की कमी थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। जिंजिन कहती है, तुम्हें क्या लगता है रेनन और तुम मिलकर कुछ करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं सच में रेनन से इतना फेमिलियर नहीं हूँ। तब उसकी बात पर बिलीव नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है, तो तुम ही बताओ ऐसा मैं क्या करूँ जिससे तुम्हें बिलीव हो जाए। तो जिंजिन उसके शॉप को चेक करने के लिए कहती है और पेटिंग इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंजिन शॉप में सब कुछ चेक कर रही थी, तभी वो साउ फैमिली का एक वास देखती है और सोचती है ये तो साउ फैमिली का है और पूछती है, बताओ इसे किसने सेल किया था। तो वो बताते हैं कि एक ओल्ड लेडी आई थी और वो फुल ड्रेसअप होकर आई थी और ये भी बताते हैं कि उसे इसके प्राइस का कुछ पड़ा ही नहीं था। तभी जिंजिन सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखने के लिए कहती है। तो वो कहते हैं कि ये खराब है। ये सुनते ही पेटिंग उन्हें डांटने लगता है कि तुम लोग ये कैसे काम कर रहे हो। और फिर जिंजिन पेटिंग से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये शॉप बाय करना है, तो बताओ इसका प्राइस कितना है। तो वो कहता है, अगर तुम्हें ये शॉप पसंद आया तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये सुनकर जिंजिन शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है, जब मैंने कहा कि शॉप मुझे चेक करना है तो वो मान गया और अब जब मैं इसे बाय करना चाहती हूँ तो वो मुझे ऐसे ही दे रहा है। क्या सच में इसका रेनन से कोई लेना देना नहीं है। और वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर पेटिंग का फ्रेंड भी कह रहा था कि तुमने ऐसे कैसे ये शॉप उसे दे दिया। नेक्स्ट सीन में उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर पेटिंग का फ्रेंड उससे बात कर रहा था कि जिंजिन ने वो शॉप लेते ही वहाँ पर न्यू सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और उस ओल्ड लेडी के बारे में पता लगा रही है। लगता है कि वो साउ फैमिली का ही एक सर्वेंट है, उसका नाम वोंगमा है। पर पेटिंग तो उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो जिंजिन को देखे जा रहा था और उसके पास जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड रोककर कहता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। और वो तो जिंजिन को ही देखे जा रहा था और ये सीन ही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तो जिंजिन कहती है, क्या सच में हम दोनों मैरिज करने वाले हैं। तो वो हाँ कहता है और कहता है, अगर मुझे किसी से मैरिज करना है तो वो तुम ही हो। तो वो साय होते हुए कहती है, मुझे ऐसी अच्छी लड़की कॉमन नहीं है। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ पर रेनन आ जाती है और वो उसे फाइट करने लगती है कि तुमने मुझसे पेटिंग को छीन लिया। और इसी चक्कर में वो खुद ही स्विमिंग पूल में गिर जाती है। पर पेटिंग को लगता है कि जिंजिन गिर गई और वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर उसे स्विमिंग ही नहीं आता। तो सर्वेंट्स कहने लगते हैं कि यंग मास्टर को स्विमिंग नहीं आता, उसे आकर कोई बचाओ। ये सुनकर जिंजिन सोचती है, खुद को तो स्विमिंग आता नहीं है और हीरो बनने के लिए लड़की को बचाने जा रहा है और वो उसे खुद बचाने के लिए जाती है। और यहाँ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि जिंजिन के अडॉप्टेड डैड को ट्रीटमेंट करवाने लेकर आए थे। तो वो कहती है, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, क्या तुम मुझे लाइक करने लगे हो। तो पेटिंग कहता है, हो सकता है कि ये मेरी फियांसे की इन्वेस्टिगेशन हो। तो जिंजिन उस पर गुस्सा करने वाली थी, तभी उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स डॉक्टर के साथ आ जाते हैं। तो वो डॉक्टर से पूछने लगती है कि उसके डैड का लेग कैसा है। डॉक्टर कहती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, उसी हिसाब से मेडिसिन लेते रहे। उसके बाद उसकी मॉम बताती है, इन सब में पेटिंग ने उनकी हेल्प की है। जिंजिन कहती है, आई होप कि डैड की लेग जल्दी ही ठीक हो जाए। पेटिंग कहता है, यहाँ पर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, मैं बाद में उनसे
बात करूंगा। उसके बाद जिनजिन अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स से बात कर रही थी तो उसकी मॉम कहती है, जब पहली बार मैंने तुम्हारी मैरिज की बात सुनी थी तो मैं बहुत वरीड हो गई थी कि पता नहीं ये तुम्हारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली का यंग मास्टर इतना अच्छा है। और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है उसने ही हमारे यहाँ आने का अरेंजमेंट किया और तुम्हारे डैड के लिए डॉक्टर भी ढूंढा। जिनजिन कुछ कहने वाली थी पर तभी वहाँ पर पेतिंग आता है तो वो सब चुप हो जाते हैं। वो कहता है मेरे आते ही आप सब लोग चुप क्यों हो गए। मॉम कहती है हम जल्दी ही यहाँ से जाने वाले हैं तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाए, पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, कहकर वो उसे फोटो एल्बम दिखाते हैं जिसमें जिनजिन के स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन होने तक सारे फोटोज थे। और वो एक फोटो को देखकर बताने लगते हैं कि वो पहली बार जिनजिन को लेकर इसी शहर में आए थे, तब वो यहाँ खो गई थी और जब वो हमें मिली वो भीगी हुई थी। और हमारे पूछने पर उसने बताया कि 2 बच्चे लेक में गिर गए थे तो उसने उन्हें बचा लिया, पर पता नहीं उनकी फैमिलीज कैसी थी कि उन्होंने मेरी बच्ची को थैंक यू भी नहीं बोला। तो जिनजिन कहने लगती है तब मैंने अपना नाम भी नहीं बताया था तो आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए। ये सब सुनकर पेतिंग सोचने लगता है रेरन को भी स्विमिंग नहीं आती, तो जब मैं बचपन में पानी में गिरा था तो वो मुझे कैसे बचा सकती है जबकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। उसके बाद जिनजिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से मिलने जाते हैं। अडॉप्टेड मॉम कहती है जिनजिन ने अपने लाइफ में बहुत सफर की है, अब उसका इतना अच्छा घर देखकर हम रिलीफ फील करेंगे। तो वो भी उसे थैंक यू कहने लगती है कि आपकी वजह से जिनजिन इतनी बड़ी हो पाई है। और फिर वो पेतिंग के बारे में बात करती है तो मॉम कहती है वो हमारे सामने ही बड़ा हुआ है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और उन लोगों को ऐसे बात करते हुए वो दोनों माँ बेटी देख रहे थे और कहते हैं ये लोग सच में पुअर हैं, यही तो हमें चाहिए। उसके बाद वो नैनी एक ब्रेसलेट लेकर उसी शॉप में जाती है सेल करने के लिए, तो वो उसे साइन वगैरह करने के लिए कहता है और फिर वो अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शॉप का ओनर किसी को कॉल करता है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। उसके बाद रेरन और उसके मॉम जिनजिन को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे, पर उनके कुछ करने से पहले जिनजिन सीन क्रिएट करने लगती है और रेरन से पूछती है क्या तुम्हारा कुछ खो गया है, तो वो कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा, कहकर वो चेक करने चली जाती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आकर पूछते हैं कि क्या खो गया, तो वो बताती है कि आपने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था और चाहती थी कि मैं अपनी वेडिंग में पहनूं वो नहीं मिल रहा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और हाउसकीपर से कहते हैं कि सारे सर्वेंट्स की चेकिंग करो। नेक्स्ट सीन में सारे सर्वेंट्स को चेक करने के लिए उनका सामान लेकर आने के लिए कहते हैं, तो सब लोग अपना सामान लेकर आते हैं। एक सर्वेंट उस नैनी से कहती है कि तुम्हारे बेड के नीचे कौन सा सूटकेस है जो तुम नहीं लेकर आई, तो वो कहती है कि उसमें मेरे कुछ पर्सनल चीजें हैं, पर वो सर्वेंट नहीं मानती और उस सूटकेस को लेकर आती है और उससे चेक करने पर पता चलता है कि उसमें बहुत सारा सामान है और जिनजिन का वो ब्रेसलेट भी। तो सब लोग उसे थीप कहने लगते हैं, पर वो एडमिट नहीं कर रही थी। तो जिनजिन कहती है अच्छा है कि तुम सब कुछ एडमिट कर लो, वरना अगर बाद में और भी प्रूफ्स मिलेंगे तो मैटर सीरियस हो जाएगा। तभी सर्वेंट आकर उसे बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है, तो वो मिलने जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि पेतिंग का फ्रेंड ही होता है और वो उस नैनी के खिलाफ प्रूफ भी लेकर आया था। वो थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर रास्ते में रेरन उससे वो प्रूफ छीनने की कोशिश कर रही थी, पर वो धक्का दे देती है। तो रेरन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैनी को ब्लेम करने की। जिनजिन कहती है मैंने देखा है कि उस सूटकेस में ज्यादातर तुम्हारा सामान है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। पर वो कहती है ऐसा काम नैनी नहीं कर सकती। तो वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि ये फैसला हमारा नहीं होगा। उसके बाद पुलिस वाले उस नैनी से पूछताछ करते हैं, पर वो कुछ भी एडमिट नहीं करती और कहती है कि मुझे नहीं पता ये सूटकेस कहाँ से आया। उसके बाद रेरन पुलिस से कहती है कि ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना कि कौन नैनी को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। जिनजी रिपोर्ट लिखाने के बाद नैनी के खिलाफ सारा एविडेंस पुलिस को दे देती है और अच्छे से चेक करने के लिए कहती है। और फिर पुलिस वाले नैनी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और रेरन ये देखकर सैड हो जाती है। ये सब देखकर जिनजिन सोचने लगती है प्रीवियस लाइफ में तुम लोगों ने इसी सूटकेस को मेरे बेड के नीचे रखकर मुझे फ्रेम किया था, जिस वजह से मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पर इस लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुद की ही जाल में तुम लोग फंस गए। उसके बाद पेतिंग जिनजिन को कॉल करता है और पूछता है क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया। वो कहती है लगता है तुमने इन्वेस्टिगेट करने में बहुत इफर्ट लगाया है। तो पेतिंग कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी, ये उसका रिपे है। तो जिनजिन कहती है अब हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों जिनजिन के अडॉप्टेड पेरेंट्स को सी ऑफ करने गए थे क्योंकि वो दोनों वापस जा रहे हैं। और फिर उसकी मॉम पेतिंग को वही फोटो एल्बम देती है और कहती है अब से तुम इसे रखो। तो वो उसमें से एक फोटो अपने पास रख लेता है और उसे वापस देते हुए कहता है कि इसे आप ही रखिए। डैड जिनजिन से कहते हैं नेक्स्ट टाइम भी पेतिंग को साथ लेकर आना। और फिर वो दोनों होम टाउन वापस चले जाते हैं। उसके बाद जिनजिन पेतिंग से पूछती है तुमने ये सब कुछ मेरे लिए इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो वो मना कर देता है। जिनजिन उसे फिर से पूछती है अगर तुम्हारी मैरिज रेरन के साथ फिक्स हुई होती तो क्या तुम उसके लिए भी ये सब कुछ करते, पर वो इसके लिए भी मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। और फिर वो उसे एक पार्क में लेकर जाता है जहाँ दोनों बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं और फन करते हैं। उसके बाद जिनजिन उसे पूछती है क्या तुम्हें रिवर्थ पर बिलीफ है। पेतिंग कहता है क्यों, प्रीवियस लाइफ में भी तुमने मुझसे ही मैरिज किया था क्या। वो मना करते हुए कहती है प्रीवियस लाइफ में मैंने लूस सीजे से मैरिज किया था। तो वो
शॉक्ड होकर कहता है ये तो वही है ना जो साओ फैमिली का सन इन लॉ बनना चाहता है। जिनजिन पूछती है क्या तुम उसे जानते हो, पर तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड साओ जीजी का कॉल आता है। उसका नाम सुनकर पेटिंग को लगता है कि लू सीजी ने कॉल किया है। जिनजिन की फ्रेंड उसे डांटने लगती है कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। तो वो उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी। और फिर साओ जीजी उसे जल्दी से रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है। पेटिंग को लग रहा था कि वो लू सीजी से बात कर रही है और वो जेलिस होते हुए सोचता है कि इसके और लू सीजी के बीच रिलेशनशिप क्या है। और फिर जिनजिन बात खत्म करने के बाद पेटिंग से कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है तो मुझे जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। पर बेचारे पेटिंग को लग रहा था कि वो लू सीजी से मिलने जा रही है और वो जेलिस हो रहा था। उसके बाद जिनजिन भागते हुए अपनी फ्रेंड की कही हुई रेस्टोरेंट पर पहुंचती है, पर फिर भी वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम 5 मिनट लेट हो। जिनजिन उसे मनाने की कोशिश करती है कि देखो ना मैं भागते हुए आई हूँ, और थोड़ी देर मनाने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद दोनों डिनर करते हैं और उसकी फ्रेंड उसे निंग जिजिन बोल रही थी, तो वो उसे बताती है कि अब वो निंग जिजिन नहीं रही बल्कि साओ जिनजिन हो गई है और उसे सारी स्टोरी बताती है। ये सुनकर वो कहती है इसका मतलब तुम रिच लेडी बन गई हो, और कहती है तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है ना। वो पूछती है कौन सा प्रॉमिस, और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों क्लब जाते हैं जहाँ पर मेल मॉडल्स भी होते हैं। साओ जीजी कहती है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हम एक दिन रिच हो जाएंगे, आज का बिल तुम पे करोगी, कहकर उसे लेकर अंदर जा रही थी। पर जिनजिन उसे रोकती है और बताती है कि वो एंगेज्ड है। साओ जीजी कहती है मैरिज होने तक एंजॉय कर लो, और उसे मनाने लगती है कि अगर तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी तो मेरी भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होगी, और उसे जबरदस्ती अंदर ले जाती है। और ये सब पेटिंग का फ्रेंड देख लेता है और वो पेटिंग को कॉल करता है, पर वो गुस्से में था इसलिए कहता है कि मुझे आज जिनजिन के बारे में कोई न्यूज नहीं सुनना। फ्रेंड कहता है सुन लो बेटर होगा, और वो बताता है कि सिस्टर इन लॉ मेल मॉडल के क्लब में आई है। तो वो पूछता है क्या वो अकेली गई है। फ्रेंड बताता है कि नहीं, उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी गई है। ये सुनते ही उसे लगता है कि वो लू सीजी है, और वो इमेजिन करने लगता है कि दोनों किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और वो गुस्से में वहाँ का लोकेशन भेजने के लिए कहता है और वहाँ जाने लगता है। थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँच जाता है, तब तक जिनजिन बहुत ड्रंक हो चुकी थी, और वो उसे देखकर ड्रंक हालत में साओ जीजी से कहती है तुम पेटिंग से मिलना चाहती थी ना, ये देखो। पर वो कहती है लगता है तुम बहुत ड्रंक हो गई हो। और फिर पेटिंग को पता चलता है कि साओ जीजी जिनजिन की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो रिलैक्स होता है और कहता है इसका मतलब साओ जीजी लू सीजी नहीं है। लू सीजी का नाम सुनकर जिनजिन कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनते ही पेटिंग जेलिस होने लगता है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो, तो वो उसके क्लोज आकर उस पर वोमिटिंग कर देती है और कहती है ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने उसका नाम क्यों लिया, उसके नाम सुनते ही मुझे वोमिटिंग हो गया। तो पेटिंग गुस्से में साओ जीजी को देखता है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता था कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, और कहती है तुम उसके फियांसे हो तो तुम्हें उसे हैंडल करो। तो वो गुस्से में जिनजिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में वो जिनजिन को रेस्ट करने के लिए छोड़कर वहाँ से जा रहा था, तो वो उसे रोक लेती है और कहती है तुम रनरन से मैरिज मत करो, वो बहुत बुरी है। पेटिंग कहता है ठीक है मैं रनरन से मैरिज नहीं करूंगा, मैं तुमसे मैरिज करूंगा, और फिर उसे सुलाकर किस करके वहाँ से जाने लगता है। तो वो फिर से उसे रोक लेती है और अपने साथ रुकने के लिए कहती है, और यहाँ ये सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनजिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि वो नैनी साओ फैमिली से मिलियंस का सामान चुराई है। तो वो पूछती है कि उसका क्या हुआ। मॉम बताती है कि वो तो जेल ही जाएगी, तुम उसके बारे में वरीड ना हो और पेटिंग के साथ अपना रिलेशन कल्टीवेट करो, मैं और तुम्हारे डैड ग्रैंड चिल्ड्रंस का वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही जिनजिन फोन कट कर देती है और वो फिर से सोने लगती है। तो पेटिंग कहता है तो कब प्लानिंग कर रही हो अपने पेरेंट्स को ग्रैंड चिल्ड्रन देने का। ये सुनते ही वो घबरा कर उठ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है क्या तुम्हें लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो जिनजिन पूछती है लास्ट नाइट कुछ नहीं हुआ था ना। वो हाँ कहता है और उसके क्लोज जाकर कहता है तुम मुझसे एंगेज्ड हो फिर भी तुम क्लब गई थी। जिनजिन कहती है मैं तो कल ड्रिंक कर रही थी, तो फिर तुम्हारे साथ कैसे आई, और वैसे भी हमारी मैरिज एक एग्रीमेंट है। ये सुनते ही पेटिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो जिनजिन पूछती है क्या तुम जेलिस हो। पेटिंग एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है मैं अपनी फियांसे को लेकर जेलिस हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करने लगा है, पर जिनजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और कहती है इसीलिए तुम मेरे साथ इतने नाइस थे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हट करना चाहते हो। तो वो कहता है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, और वैसे भी मैंने तुमसे कन्फेस किया है तो उसका रिस्पॉन्स तो दो। जिनजिन कहती है मैंने आज तक कभी किसी को लाइक नहीं किया, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे सकती। तो वो शॉक्ड होकर पूछती है क्या तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया। जिनजिन बताती है पेट भरने के लिए अपना 100% स्ट्रेंथ यूज करती थी, उसके अलावा उसने कुछ और सोचा ही नहीं। और जब वो साओ फैमिली में आई तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, और तुम जो चाहते हो मैं उसका आंसर भी नहीं दे सकती। तो पेटिंग कहता है इसकी कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहे उतना टाइम लो और फिर सोच समझ कर आंसर देना। तभी पेटिंग के कपड़े भी वॉश होकर आ जाते हैं, तो वो ड्रेसअप हो जाता है और फिर जिनजिन से फ्लर्ट करने लगता है। तो वो साय होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पेटिंग जिनजिन को घर ड्रॉप कर देता है और कहता है जब तुम्हें अपना आंसर
आंसर मिल जाएगा तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और जिनजिन सोचती है नैनी के मैटर सॉल्व करने में पेतिंग ने मेरी बहुत हेल्प की। पता नहीं प्रीवियस लाइफ में उसे रन से कैसे प्यार हो गया। वो दोनों मैरिज करके उनकी बेबी भी होने वाली थी। वैसे बेबी तो मेरा भी होने वाला था। और कहती है रन और लूसी जी तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना। नेक्स्ट तुम लोगों की बारी और फिर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखा जाता है। असल में जिनजिन को लूसी जी के साथ प्रेम किया गया था और वो उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। इसी बात का फायदा उठाकर लूसी जी और उसकी मॉम साओ फैमिली में जिनजिन के साथ मैरिज की बात करने गए थे और उनसे डाउरी के तौर पर 200 मिलियन मांगा था। और लूसी जी ने भी एक्टिंग करते हुए कहा था कि वो जिनजिन और उसकी बेबी की बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जिसके बाद जिनजिन के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी इस मैरिज के लिए मानना पड़ा था। जिनजिन कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को ही दिखा जाता है। रन कहती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। तो वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था। रन कहती है तुम्हें याद तो है ना कि मुझे पेतिंग से मैरिज करना है और तुम्हें जिनजिन से। उसके बाद साओ फैमिली और ये फैमिली दोनों ही हमारा होगा। लूसी जी कहता है मैं भूला नहीं हूँ और कहता है अगर तुम पेतिंग की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और जिनजिन मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारा काम तो नेचुरली हो जाएगा। और वो ऐसा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनजिन के असिस्टेंट उसे बताती है कि आज आपको रन के साथ डिनर पार्टी पर जाना था और मैनेजर लू से भी मिलना था। तो वो याद करने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में डिनर पार्टी में ही उन्होंने उसके ड्रिंक को ट्रम्पट करके उसे फ्रेम किया था। ये सब याद करके वो उसे कहती है कि फ्यूचर में इन दोनों के साथ मुझे कहीं भी डिनर पार्टी पर नहीं जाना। जब ये बात उन दोनों को पता चलता है तो रन गुस्सा करने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है ऐसे कुछ डिनर पार्टी है जिसे जिनजिन को अटेंड करना होगा। उसके बाद जिनजिन को उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं आज रात गाँव ग्रुप से प्रोजेक्ट की बात करने जाना है। ये ग्रुप भी वहाँ पर होगा और रन भी हमारे साथ डिनर पार्टी पर जाएगी। मिस्टर गाँव का एक बेटा है, तुम्हारी मैरिज तो फिक्स हो गई है, अब रन की बारी है। तो वो ये सोचकर मान जाती है कि ये तो डैड ने अरेंज किया है तो वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन डिनर पार्टी का दिखा जाता है जहाँ लूसी जी ने गाँव ग्रुप के साथ पहले ही सेटिंग कर ली थी और उसके इशारे करने के बाद कॉपरेशन करने की बात करते हैं। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। तो लूसी जी कहता है अच्छे से कॉपरेशन हो जाने की खुशी में चेस करते हैं। सब मान जाते हैं और ड्रिंक करते हैं और फिर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। पर उन लोगों ने जिनजिन के ड्रिंक में मेडिसिन मिला दिया था जिसका उसे असर होने लगता है और सीन यही कट होता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक कमरे में पेतिंग के साथ है और वो पेतिंग को उठाने लगती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है कि अभी भी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। उसने टाइटली पकड़ा था इसलिए वो कहता है अगर तुम नहीं छोड़ी तो मैं सच में मर जाऊंगा। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं फिर से लूसी जी के जाल में फंस गई। वो कहता है तुम वरीड मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और फिर जिनजिन उसे पूछती है क्या रन और तुम्हारे वाइन में मेडिसिन नहीं मिला हुआ था, क्या हुआ था कल। तो वो बताता है कि उसे भी मेडिसिन दिया गया था पर वो लूसी जी के आने से पहले ही जिनजिन को लेकर वहाँ से चला गया था। लूसी जी और उसके बंदे उन्हें ढूंढ रहे थे इसीलिए उसी रेस्टोरेंट के एक रूम में जो खुला था उसी के अंदर घुस जाता है और फिर मेडिसिन की वजह से वो भी बेहोश हो गया था। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ लूसी जी और रन का प्लान था। जिनजिन कहती है मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। तो पेतिंग पूछता है क्या तुम्हें पता था कि लूसी जी तुम्हें ड्रग देने वाला है। तो वो हाँ कहती है और सब कुछ बता देती है कि वो मुझे ड्रग देकर मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था और बाद में मुझे मैरिज के लिए फोर्स करता और फिर नेचुरली रन की मैरिज तुमसे हो जाती तो फिर उसने तुम्हें ड्रग क्यों दिया। और सोचती है पेतिंग तो ड्रग लेने के बाद बेहोश था तो फिर प्रीवियस लाइफ में रन उसकी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेबी में जो बेबी था वो पेतिंग का नहीं था और कहती है मैं बेहोश होने से पहले देखा था कि रन भी ड्रंक हो गई थी। ये सुनकर पेतिंग को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लूसी का प्लान था और कहता है तुम दोनों ही साओ फैमिली के डॉटर हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैरिज किससे होती है। और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि उन दोनों ने सभी वाइन में मेडिसिन मिलाया हुआ था। और फिर जिनजिन जैसे ही घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, हमें रन से कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर उसे वहाँ से भेज देती है और फिर रन कहने लगती है कि मुझे लूसी जी से मैरिज नहीं करना। डैड कहते हैं जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है और वैसे भी मैंने देखा है तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो तो फिर तुम उससे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती। मॉम भी उसे समझाने लगती है कि वो तो मिस्टर गाँव के बेटे से अच्छा ही है। पर वो कहने लगती है आपने सारी अच्छी चीजें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जिनजिन को दे दी, आप उसकी मैरिज पेतिंग से करवा रहे हो जबकि मैं डिजर्व करती हूँ उसे मैरिज करना। मैं आपके साथ 20 सालों से ज्यादा रही हूँ पर आपने सब कुछ उस जिनजिन को दे दी। ये सुनते ही डैड गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस हो गया है, अगर तुम लूसी जी से मैरिज नहीं करोगी तो तुम हमारी साओ फैमिली की भी डॉटर नहीं रहोगी। और ये सब कुछ जिनजिन छुपकर देख रही थी। उसके बाद उन दोनों के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है। जिनजिन पेतिंग से कहती है हमने जो गाँव ग्रुप के साथ कॉपरेशन किया है मुझे लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। रन गुस्से में लूसी जी को थप्पड़ मार देती है पर फिर भी वो उसकी केयर कर रहा था और फिर उसे प्रपोज करता है और कहता है तुम्हें जो डायमंड रिंग चाहिए था ये वही है, ये जिनजिन से बेटर है। तो रन कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो वो उसे मनाने लगता है कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा
दूंगा, पर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रैन लूसी पर गुस्सा कर रही थी कि अगर वो मेरी बात सुन लेता और जैसा मैं कह रही थी वैसा करता तो आज साउ फैमिली और ये फैमिली मेरे हाथों में होता और कब से साउ फैमिली से छुटकारा पा लिया होता। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि वो खाने में पॉइजन मिला देगी और वो जाकर खाने में पॉइजन मिला देती है। उसके बाद उसके नजर कुछ पेपर्स पर पड़ते हैं। जब वो पेपर्स को खोल कर देखती है तो वो वही पेपर्स होते हैं जो लूसी जी ने गाँव ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में गड़बड़ी की थी। उसके बाद जिंजिन जब घर पर आती है तो रैन वही पॉइजनस वाला मेडिसिन उसे ये कहकर पीने के लिए देती है कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा है, पर जिंजिन को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो उसे भी पीने के लिए कहती है। तो वो मना करते हुए कहती है मैंने बस अभी ही पिया है, पर जिंजिन उस मेडिसिन को उस पर फेंक देती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो रही थी पर तुम उसके लायक ही नहीं हो, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो रैना सोचती है उसे इसके बारे में कैसे पता चला और फिर जिंजिन अपने रूम में जाकर पेतिंग को कॉल करती है और कहती है हमें अपना प्लान जल्दी ही स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट डे डैड को भी पता चल जाता है लूसी जी के गड़बड़ के बारे में और वो उस पर गुस्सा कर रहे थे और कहते हैं मुझे पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट पाने में जरूर कोई ना कोई ट्रिक लगाएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि लूसी जी कोई ऐसा कंडीशन एक्सेप्ट कर लेगा जिससे हमें लॉस हो। और फिर जिंजिन बताती है कि उसने ना सिर्फ ये सब कुछ किया बल्कि उस दिन डिनर पार्टी में रैन के वाइन में उसी ने ही ड्रग मिलाया था। ये जानने के बाद वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो साउ फैमिली को मारना चाहता था ताकि साउ ग्रुप उसका हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब मैं उसे बताऊंगा कि साउ फैमिली से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और जिंजिन से कहते हैं तुम इसके लिए वरीड ना हो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। उसके बाद कंपनी के लोग लूसी जी को पकड़ने आ रहे थे पर वो वहाँ से भाग जाता है और वो रैन को कॉल करके अपना सामान पैक करके उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर वो तो पेतिंग के साथ होती है और वो उसे मना करते हुए कहती है कि तुम अकेले जाओ और वैसे भी हमारा एंगेजमेंट टूट चुका है। तो वो उससे ज्यादा बहस नहीं करता और फोन रखकर वहाँ से चला जाता है। और फिर पेतिंग से कहती है तुम मेरे रिवेंज लेने में हेल्प तो करोगे ना। तो वो उसके साथ होने का एक्टिंग करता है और कहता है जब मैंने तुम्हें लूसी जी के साथ एंगेज होते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। लूसी जी ने जो कुछ भी किया उसे उसका पेबैक तो करना ही होगा। रैन कहने लगती है मैं हमेशा से तुम्हें ही लाइक करती थी, वो तो मुझे लूसी जी ने फोर्स किया था। और पूछती है तुम जिंजिन का क्या करोगे। तो वो कहता है मैं फैमिली प्रेशर में आकर जिंजिन से एंगेजमेंट किया था, अब मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। उसके बाद पेतिंग जिंजिन को कॉल करता है और बताता है कि लूसी जी ने अभी अभी रैन को कॉल किया था और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मैंने किसी को भेजा है उसके पीछे, पर मुझे लगता है कि वो बहुत दूर भाग गया होगा। थोड़ी देर बाद पेतिंग जिंजिन को फिर से कॉल करता है और बताता है कि आने में थोड़ा लेट हो गया, वो भाग गया। तो वो कहती है उसे बाहर निकालने का मेरे पास एक प्लान है, बस तुम कुछ दिन तक और रैन को हैंडल कर लो। पेतिंग शॉक्ड होकर कहता है क्या अभी तक वो ब्यूटी ट्रैप खत्म नहीं हुआ है। और फिर जिंजिन रैन के रूम में जाती है और वो कुछ ढूंढने लगती है, तभी उसे वो पेपर्स मिल जाते हैं। पेपर्स को देखकर कहती है अगर पता होता कि उसने ये पेपर्स यहाँ छुपा कर रखा है तो मुझे इसके कॉपी नहीं निकालना पड़ता। और फिर रैन का फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने डैड से कॉल करके कहती है कि लूसी जी तो भाग गया। तो वो कहते हैं कल हमने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी, अब हम पूरे सिटी में उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर जिंजिन रैन के फोन से लूसी जी को मैसेज कर देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम किसी भी तरह से मुझसे मिलने आओ। ये बात जानने के बाद वो रैन से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पेतिंग रैन को घर ड्रॉप कर देता है और फिर जिंजिन को कॉल करके कहता है कि मैं घर के आसपास ही रहूंगा, तुम अपने सेफ्टी का ध्यान रखना। और फिर थोड़ी देर बाद लूसी जी साउ फैमिली में आ जाता है और वो रैन के रूम में चला जाता है उससे मिलने के लिए। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रैन कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उसे ये कहकर अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है कि मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से केयर करूंगा। तो वो उस पर गुस्सा करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, खुद को देखा है तुमने, स्ट्रीट के बेगर की तरह दिख रहे हो, तुम्हारे साथ जाकर क्या मैं स्ट्रीट पर बेगिंग करूंगी। तुम पेतिंग के फिंगर के बराबर भी नहीं हो, मैंने बस तुम्हारा एडवांटेज लिया है और कुछ नहीं। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट भी होती तो मैं तुम्हारी बेबी को अवॉइड करवा देती। ये सुनते ही वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को अवॉइड करवाने की। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है। तो वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, तभी वहाँ पर सारी फैमिली वाले आ जाते हैं। लूसी जी उनसे कहता है अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं इसे मार डालूंगा। रैन कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वो कहता है इतने सालों से मैं तुम्हारे साइड पर था, तुम जिन्हें भी हेट करती थी उनसे डील करने में मैंने तुम्हारी हेल्प की, यहाँ तक कि तुम पेतिंग से मैरिज करना चाहती थी उसमें भी मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश किया, पर एट द एंड मैं तुम्हारी नजरों में बस एक बेगर ही हूँ। वो कहती है अगर मुझे कुछ हुआ तो साउ फैमिली और ये फैमिली तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लूसी जी कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे
इसकी परवाह है। डैड उसे कहते हैं अगर तुम ररन को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। वो कहता है क्या आपने मुझे स्टूपिड समझा है, क्या आप अभी भी इसकी मैरिज मुझसे करवाएंगे? तो ररन कहने लगती है मैं तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ और मैंने बेबी को भी अबाउट नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो उसकी बातों में नहीं आता और उसे बाहर लेकर जाता है। पर बाहर उसे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स चारों तरफ से घेर लेते हैं और पेतिंग भी आ जाता है। तो ररन उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। ये देखकर लूसी जी उस पर गुस्सा करता है कि मैं पेतिंग जितना कभी अच्छा नहीं बन पाया ना, और वो गलती से उसे नाइफ से हट कर देता है। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत रोता है। असल में वो ररन को सच में लाइक करता था, वो बचपन से ही उसे लाइक करता था और उसे प्रोटेक्ट करता था, इसलिए वो ररन के डेथ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खुद सुसाइड कर लेता है। ये सब देखकर जिंजिन भी सैड हो जाती है और कहने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। और उसके पेरेंट्स भी ररन के लिए बहुत रोते हैं। नेक्स्ट डे जिंजिन बहुत ही सैड थी क्योंकि उसने ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और सोचती है जब से मेरा रिवर्थ हुआ है मैं हमेशा रिवेंज लेने के बारे में सोचती रही, पर मेरे सामने ही उन दोनों को ऐसे मरते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं खुद को ये कहकर कन्विंस कर रही हूँ कि वो दोनों बहुत ही क्रूएल थे और उनके साथ ऐसा ही होना था, पर इस सब में मेरे पेरेंट्स बहुत ही परेशान हैं और वो इनोसेंट हैं। क्या ये सब कुछ मेरी रिवर्स की वजह से हुआ है? वो ये सब कुछ सोचकर साउ फैमिली छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ सालों के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ जिंजिन एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और वो एक कस्टमर के पास ऑर्डर लेने जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि पेतिंग ही होता है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पेतिंग बताता है कि उसे ढूंढना आसान नहीं था और कहता है वो उसके एडॉप्टेड पेरेंट्स के घर गया था और फिर साउजी जी ने बताया कि तुम कहाँ कहाँ काम करती थी, तो मैंने हर एक जगह जाकर ढूंढा और फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गई। जिंजिन पूछती है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो वो कहता है अंकल साउ ने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। उसके बाद वो उसे साउ फैमिली में लेकर जाता है। जिंजिन की मॉम उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर डैड उसे बताते हैं कि तुमने जो भी क्लूज छोड़ कर गई थी हमने उसके बारे में पता लगाया और उस नैनी ने भी सब कुछ कन्फेस कर दिया है। मॉम कहती है हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और फिर डैड कहते हैं हमें पता है कि तुम सैड क्यों हो, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो हम तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकते हैं। और बताते हैं कि तुम्हारी और पेतिंग की एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। पहले हमने तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स किया था पर अब मैरिज तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा। पेतिंग भी कहता है अगर तुम चाहोगी तभी हमारा मैरिज होगा। जिंजिन कहती है पर मेरी वजह से ररन की डेथ हुई है, क्या आप लोग मुझसे हेट नहीं करते? डैड कहते हैं ररन की डेथ इसलिए हुई क्योंकि पहले तो वो बहुत यंग थी और बहुत एरोगेंट थी और दूसरा उस नैनी के भड़काने पर उसके अंदर रिवेल थॉट्स आ गए थे और तीसरा लूसी जी है, इस सब की वजह से ही उसकी डेथ हुई है और इस सब से तुम्हारा किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मॉम कहती है अगर वो नैनी अपनी डॉटर को रिप्लेस नहीं की होती तो हमारी तीनों के एक सिंपल और हैप्पी फैमिली होती। जिंजिन कहती है मैं तो बस अपने लिए जस्टिस चाहती थी, मुझे लगा था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया। और फिर वो अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है तो वो उसे संभालते हैं। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स घूमने के लिए लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे तो जिंजिन कहती है सितंबर से पहले लौट आना। मॉम कहती है तुम्हारी और पेतिंग की मैरिज तक हम आ ही जाएंगे। डैड कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि तुम साउ ग्रुप को अच्छे से हैंडल कर लोगी। तो पेतिंग कहता है मैं जिंजिन की हेल्प करूंगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर पेतिंग उसे अपने आंसर मांगता है तो पूछती है कौन सा जवाब। पेतिंग बताता है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तब तुमने कोई आंसर नहीं दिया था तो अब मुझे आंसर चाहिए। जिंजिन कहती है मैं तुमसे मैरिज करने वाली हूँ, क्या अभी भी तुम्हें आंसर चाहिए? वो कहता है लास्ट टाइम भी तुमने कहा था कि तुम मुझसे मैरिज करना चाहती हो। जिंजिन कहती है तुम स्टूपिड हो क्या, लास्ट टाइम मुझे फोर्स किया गया था बट इस बार मैं खुद मैरिज करना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, कहकर वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर पेतिंग खुश हो जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। और फिर दोनों मस्ती करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।